आप हमारे शिक्षा हब के चैनल्स को सब्सक्राइब शिक्षा हब के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हमारा टेलीग्राम पर जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर लिखना पड़ेगा इस तरीके से, शिक्षा हब, शिक्षा हिंदी में, HUB हब इंग्लिश में, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। फेसबुक पर भी आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट? ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? संजय यादव, गुड इवनिंग भाई। दीपांशु माथुर, गुड इवनिंग। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली बात कि कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप होता है वो है A, B, AB और O। यानी कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप हैं वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? A, B, AB और O। ठीक मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल डोनर? निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता माना जाता है? तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है, मैंने आपको बताया था ब्लड ग्रुप A, B, AB और O। देखो मैं यहां पर कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं तो ब्लड ग्रुप को विभाजित किया जाता है एंटीजन के आधार पर, प्रतिजन के आधार पर। ये जो एंटीजन होता है ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर यह उपस्थित होता है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है मेरे बच्चे, तो उसके सरफेस पर जो एंटीजन होगा ना, उसका हेड बाहर की तरफ होगा और टेल अंदर की तरफ होगी मेरे बच्चे। और जो बी वाला है, बी को बी इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो एंटीजन है इसका हेड अंदर की तरफ होता है और टेल बाहर की तरफ होती है। और जो ए बी है मेरे बच्चे, उसके पास एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, इस तरीके का एंटीजन होता है। तो ए वाले के पास ए एंटीजन, बी वाले के पास बी, ए बी वाले के पास दोनों एंटीजन होते हैं और ओ वाले के पास कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है। ओ वाले के पास कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो विभाजित किया गया एंटीबॉडी के आधार पर भी। एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी। क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी। बेटा याद रखेंगे, क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरक्षी, ठीक। ए वाले के पास, अच्छा प्रतिरक्षी कहां पाई जाती है? इन दी ब्लड प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। ये बात याद रखेंगे, रक्त में प्लाज्मा होता है ना, एक फेंट येलो कलर का फ्लूइड है, उसमें पाई जाती है, ठीक है। तो ए वाले के पास बी एंटीबॉडी, बी वाले के पास ए एंटीबॉडी, ए बी वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती और ओ वाले के पास दोनों एंटीबॉडी होती हैं। ये मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि इसी के आधार पर गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ना, यानी कि लेना और देना। दुनिया इसी प्रक्रिया पर चल रही है, गिव एंड टेक। आई बात समझ में? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यही नारा था और वही चल रहा है, गिव एंड टेक ही चल रहा है। तो देखो अब ए वाला किसको दे सकता है भाई? गिव की बात कर लेते हैं। गिव मतलब देना। ए वाला किसको दे सकता है? ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्योंकि उसके पास दोनों एंटीजन होते हैं। तो ए वाला ए और ए बी को दे सकता है, उसी तरीके से बी वाला बी और ए बी को दे सकता है, और ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही देगा क्योंकि दोनों एंटीजन और किसी के पास नहीं है। और ओ वाला सबको दे सकता है, ए को, बी को, ओ को और ए बी को भी। इसीलिए इसे सार्वभौमिक दाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। आई बात समझ में? मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर नहीं रटवाया है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं, सार्वभौमिक दाता कहते हैं, क्योंकि ये सबको दे सकता है,
ठीक है, क्योंकि इसके सतह पर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है द एंटीजन फॉर एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन डैश प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। एबीओ और आरएच रक्त समूह के लिए प्रतिजन डैश पर मौजूद होते हैं, प्लाज्मा, सफेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स। देखो ये जो लाल रंग से लिखा हुआ है ना, मुझे पता है कि ये नहीं दिख रहा होगा, साफ नहीं दिख रहा होगा। मैंने कहा था पीले रंग से होना चाहिए, काले पे पीला दिखेगा। लेकिन हमारे जो टाइपिस्ट भाई साहब है ना, वो थोड़े से, मतलब मैं क्या ही बताऊं, उनके बारे में मैं क्या ही कहूं। अरे वाह, डॉक्टर तरन बायोकेम, क्या बात है भाई। डॉक्टर तरन भी हमारी क्लास में आ चुकी है। सागर गुड इवनिंग भाई। तो बिल्कुल सही डॉक्टर तरन। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर होता है, अभी अभी बताया। और आरएच फैक्टर भी, आरएच फैक्टर को क्या बोलते हैं? रियसस फैक्टर। क्या बोलते हैं? रियसस फैक्टर। ये रियसस क्या है? एक बंदर की प्रजाति है, मंकी की ब्रीड है, बंदर की प्रजाति है, मंकी की ब्रीड है। ये मंकी कहां पर पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका में ये पाया जाता है। तो आंसर हो गया आरबीसी। आंसर क्या हो गया? रेड ब्लड सेल। चलिए उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज रेफर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब भाई सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता किसे कहेंगे? तो देखो ए वाला किससे ले सकता है? ए से ले सकता है क्योंकि सेम एंटीजन है, और ओ से ले सकता है क्योंकि ओ वाले के पास कोई नहीं है तो सबको दे सकता है। बी वाला बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ए बी वाला भाई ये तो ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए बी से भी ले रहा है और ओ से तो ले ही रहा है, ये सब से ले सकता है। तो ए बी को क्या बोल देते? ए बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर तरन बहुत ही बढ़िया। ये हुई बात। देख रहे हो आंसर, देख रहे हो डॉक्टर तरन के। कहता है व्हाट आर दी टू ब्लड टेस्ट्स। दो रक्त परीक्षण क्या है? इसका जवाब डॉक्टर तरन देंगी तो मुझे खुशी होगी। दो टेस्ट कौन से हैं? दो रक्त परीक्षण क्या हैं? आरएच और एबीबी, एबीओ एंड आरएच, एबीओ एंड आरएन, या एबीसी एंड आरएच। वैसे तो ऑप्शन साफ ही बता रहा है कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। लाफ्टर बीके वीके, क्या बात है, ए बी आंसर दे रहा है ये, बहुत ही बढ़िया। तो आपको सीधी सीधी सी बात बता दूं, बिल्कुल सही डॉक्टर तरन, एबीओ एंड आरएच। एबीओ एंड आरएच, ऑब्वियस सी बात है ना, ब्लड टेस्ट कराने जाते हो ना, या तो ब्लड आता है ए या बी या फिर ओ, और अब इसके अलावा क्या आता है? या आता है ए पॉजिटिव, या आता है बी पॉजिटिव, या आता है ओ पॉजिटिव, है ना, और यहां पर ए बी भी आता है, ठीक है। या फिर आ जाता है ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, या फिर ओ नेगेटिव, ठीक है। आई बात समझ में? तो सीधा सीधा ब्लड टेस्ट कौन सा हो गया? एबीओ एंड आरएच, एबीओ एंड आरएच। सलोनी राठौर ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। गुड इवनिंग भाई सलोनी। सलोनी सावरी सलोनी तेरी। हाँ लिखो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन ब्लड नोन एज। मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई एक नारा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस खून देने की प्रक्रिया क्या है ये बताओ। ट्रांसफ्यूजन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसफरिंग। जवाब बताओ। आदान, प्रसंस्करण, परिवहन, स्थानांतरण। जवाब दीजिए। हिंदुस्तान जानना चाहता है, हिंदुस्तान जानना चाह रहा है कि इसका जवाब क्या होगा। तो एक बात याद रखना, हमेशा हम जो भी चीज किसी एक डोनर से किसी दूसरे रेसिपिएंट को देते हैं, राधे राधे भाई आशीष, हम एक डोनर से दूसरे किसी रेसिपिएंट को देते हैं तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफ्यूज। क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसफ्यूज। तो आंसर हो जाएगा ट्रांसफ्यूजन। क्या हो जाएगा?
ट्रांसफ्यूजन आदान की प्रक्रिया। शाबाश, बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चों। विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है? बताओ, हिंदुस्तान जानना चाहता है सबसे दुर्लभ, यहां पर रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? जवाब दो जल्दी से, सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ, यहां पर ऑप्शन है ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। देखो एक ट्रिक बता देता हूं, एलिमिनेशन मेथड। देखो यूपीएससी का इस बार पेपर हुआ, एलिमिनेशन मेथड काम ही नहीं आया, लेकिन यहां पर काम करेगा। ओ पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव वाले कभी भी रेयर ब्लड ग्रुप नहीं होते, रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं नेगेटिव वाले, ठीक है। और ओ नेगेटिव से भी ज्यादा जो रेयर ब्लड ग्रुप है ना, वो है ए बी नेगेटिव। कौन सा है? ए बी नेगेटिव। तो याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा ए बी नेगेटिव। ओ नेगेटिव से बेटा ये क्वेश्चन कराने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना था कि आधे से ज्यादा बच्चे समझते हैं और आधे से ज्यादा लोग यही मानते हैं कि ओ नेगेटिव रेयर ब्लड ग्रुप है, लेकिन नहीं। अगर आप आज भी किसी भी अच्छी किताब में आप देख लेंगे तो ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, इसके वाले और ज्यादा कम पाए जाते हैं। ठीक, चलिए, मुझे पता था ये क्वेश्चन सभी बच्चे गलत करेंगे, इसीलिए दिया था। कहता है हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप। अरे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नाम पे कलंक है ये। आशीष कह रहा है कह दो ये झूठ है। नहीं यार, ये सच है कि तुम मेरी हो। ठीक है, चलो। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप? थॉमस कूली, कार्ल लैंडस्टीनर, कैमिलियो गोल्गी, अर्नेस्ट हैकर। जवाब दीजिए। तो आंसर हो जाता है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर। कब की थी? कब की थी? अच्छा ये लो, ये क्वेश्चन बताओ पहले। RH ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड इन, RH समूह की खोज कब हुई थी? RH समूह की खोज कब हुई थी बताइए। तो चलिए, ब्लड ग्रुप की खोज तो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, लेकिन ब्लड ग्रुप कब खोजे गए? 1900 में, 1900 से 1901 में। ठीक है, तो जो आपको दिखे टिक कर देना। और यहां पर RH फैक्टर की खोज हुई उसके 40 साल बाद, ठीक है जी, 1940 में। कब हुई? 1940 में। आज 28 प्रश्न करा रहा हूं ब्लड और ब्लड ग्रुप पर, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला आपके पेपर में। और बाकी जो 3-4 थे वो मैंने आपको क्लास में ही करा रखे हैं। कहता है इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज ए, देन द एंटीबॉडी प्रेजेंट इज एंटी बी, एंटी ए बॉडी, एंटी ओ बॉडी, एंटी ओ ए बॉडी। ओए 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 ओए। बताओ, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो मौजूद एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी बी एंटीबॉडी, एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी ओ एंटीबॉडी, एंटी ओ ए एंटीबॉडी। ओए ओए ओए। बताओ भाई। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उस पर एंटीबॉडी पाई जाएगी बी, तो आंसर हो गया एंटी बी बॉडी। क्या हो गया? एंटी बी बॉडी। आंसर क्या हो गया? एंटी बी बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है विच ब्लड टाइप कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड टू द इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप इज अननोन। क्या बात है, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अज्ञात है, हमें नहीं पता कि वो उसमें कौन सा रक्त दौड़ रहा है, उसे कौन सा ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, तो उसमें हम कौन सा रक्त देंगे? बताओ, जवाब दो। क्या बात है, डॉक्टर तरन, लाफ्टर, सलोनी, सबके आंसर सही आ रहे हैं भाई। क्या बात है, पढ़ने लग गए तुम हैं। जैसी मैं तुमसे दूर हुआ, मैं जो तुझसे दूर हुआ है। बताओ, तुम पढ़ने लग गए यार, ये सही चल रहा है। हाँ भाई, लाफ्टर कह रहा है ओ पॉजिटिव, आशीष कह रहा है आई नेगेटिव। आई कहाँ है? अच्छा ओ था, ओके। डॉक्टर तरन ने भी कह दिया ओ नेगेटिव। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। ओ नेगेटिव जो होता है वो बेस्ट यूनिवर्सल डोनर होता है।
क्या होता है बेस्ट यूनिवर्सल डोनर? ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है। बेस्ट यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, क्या है बेस्ट यूनिवर्सल डोनर? सबसे अच्छा सार्वभौमिक दाता, सबसे अच्छा सार्वभौमिक दाता वो क्या है आपका? ओ नेगेटिव है। कहता है इन डिटरमाइनिंग फिनोटाइप ऑफ एबीओ सिस्टम, एबीओ प्रणाली के फिनोटाइप का निर्धारण करने में ओ इज डोमिनेंट ओवर ए, गाड़ी खा लूंगा, गाली, गाली, हाँ बिल्कुल, अच्छा फांसी, ओहो, ओ इज डोमिनेंट ओवर ए, बी इज डोमिनेंट ओवर ए, ओ इज रिसेसिव, ओ इज ए इज डोमिनेंट ओवर ए। बताओ भाई, जवाब दो। एबीओ सिस्टम में ओ ए के ऊपर हावी है, बी ए के ऊपर हावी है, ओ रिसेसिव है, या फिर ए इज डोमिनेंट ओवर ए? जवाब दो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये वो क्वेश्चन है जिस पर मैं तुम्हें अटका के खेल सकता हूं, क्योंकि इसमें ना मुझे दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक दिख रही हैं और दो गलत दिख रही हैं। याद आती है आपकी? अरे वाह, बस तुमने ये कह दिया ना तरन, हमारे दिल को सुकून मिल गया। क्या बात है। ओ इज डोमिनेंट ओवर ए, बी इज डोमिनेंट ओवर ए, ओ इज रिसेसिव। तो याद आती है तो मैं यही हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ए इज डोमिनेंट ओवर ए, बताइए। तो देखिए यहां पर दो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दिख रही हैं कि ए इज डोमिनेंट ओवर ओ और दूसरा ओ इज रिसेसिव। अब एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में भी गलत और सही के बीच में चुनना हमेशा आसान होता है, सबसे मुश्किल होता है दो सही लोगों के बीच में कौन सा ज्यादा सही है वो चुनना। क्या बात कह दी मैंने, वाह, आई एम। तो आंसर हो जाता है ओ इज रिसेसिव, बिकॉज यहां पर एक केस ऐसा भी देखने को मिलता है जब ए और ओ के बीच में युद्ध चल रहा होता है लेकिन फिर भी ओ आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि F2 जनरेशन फॉलो कर जाती है। अगर याद हो तो डॉक्टर तरन ने पहले इसका जवाब गलत दिया था, फिर उन्होंने इसका जवाब सही दिया। तो ओ रिसेसिव ट्रेट है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ए डोमिनेंट होगा हमेशा ओ पर, ये पक्का नहीं है, क्योंकि ओ की पॉसिबिलिटी भी 25% होती है, 25% होती है। आई बात समझ में? तो दो सही के बीच में एक ज्यादा सही को चुनना मुश्किल होता है। कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट। पहले पार्ट को क्या कहते हैं? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, पहला भाग को क्या कहा जाता है? हाय रोना आ गया यार, ओए होए ओए होए, रो मत बस, है ना। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स। क्या बात है, लव गुरु, ये भी सही है, ये नाम पसंद आ गया वैसे मेरे को। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स। पहले पार्ट को क्या कहते हैं? तो मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई थी, दीदी, जीजू, आई लव यू, डियोडेनम, जेजिनम, इलियम। आंसर हो जाता है डियोडेनम, जिसको हिंदी में ग्रहणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ईसोफेगस, ये फेरिंग्स के बाद वाला पार्ट होता है, इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है, बताया है मैंने आपको, है ना। ये डायग्राम बन के बताया था मैंने आपको कि ये जो ईसोफेगस है ये फेरिंग्स हो जाता है, ये ईसोफेगस हो जाता है, यहाँ से स्टमक निकल आता है, इसकी लेंथ हो जाती है 25 सेंटीमीटर। लैरिंग्स जो है वो है वॉइस बॉक्स। क्या है? वॉइस बॉक्स, ध्वनि यंत्र। ध्वनि यंत्र क्या है? ये वॉइस बॉक्स है, ध्वनि यंत्र है। ठीक मेरे बच्चे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। वाह भाई वाह, आंत की उपकला कोशिकाओं की एक विशेषता बताएं। ये क्वेश्चन अभी बीएड एंट्रेंस का पेपर होना है, उसमें भी इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये बात याद रख लेना, ये बात याद रख लेना। अभी होना है बीएड का, ठीक है। तो याद रखना
मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ना एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यानी कि जल का अवशोषण, जल का अवशोषण। और यह क्रिया करने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं छोटी आंत में। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी कि अंगुली नुमा संरचनाएं, अंगुली नुमा संरचनाएं जिसको हम माइक्रोविलाय बोलते हैं और हिंदी में विल्ली के नाम से भी फेमस है। ये बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद आशीष जी, आई लव यू टू। हाँ, आई बात समझ में? ये बात समझ में आई कि एपिथेलियल सेल बोलने से क्वेश्चन नहीं चेंज होगा, एब्जॉर्प्शन चल रहा है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो माइक्रोविलाय छोटी आंत में ही होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? सरफेस एरिया को बढ़ाना, इंक्रीज सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। भाई हमारे सर पे बाल है ना, अगर यहां से गंजा कर दिया जाए तो इतनी सी टांट निकल आएगी, बाल ही तो सतह क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। तो उसी तरीके से छोटी आंत में माइक्रोविलाइज होती हैं जो सतह क्षेत्र को बढ़ाती हैं और पानी का एब्जॉर्प्शन करती हैं। और पानी पूरा का पूरा अवशोषित यहां होता नहीं है, क्यों? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में दोबारा इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। वो बात जरूर याद रखना, क्योंकि बड़ी आंत में पाचन क्रिया नहीं होती, ठीक है। और पढ़ाया हो आशीष तो, पढ़ाया हो तो क्या करेगा? मैं पढ़ाया है रे बाबा, डॉक्टर तरन बता देंगी आपको, ठीक है। कहता है, एन इन्फेंट फीडिंग एंटायरली ऑन द मदर्स मिल्क passes stool that are colored yellow. What is the reason for this? एक शिशु जो पूरी तरह से माँ के दूध का सेवन करता है, फिर भी उसकी पोटी का कलर येलो है, काहे? ऑप्शंस आपके सामने, बताओ। ये क्वेश्चन मेरा बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ बताओ जरा। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया ना तुम्हारे सामने तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात देखो, सोचिए कभी तुमने कि जो छोटा बच्चा होता है वो माँ का दूध पीता है, लेकिन फिर भी वो पोटी येलो करता है, काहे? वो तो पीली दाल नहीं खा रहा हमारी तरह, ठीक है। तो बताओ, क्या कैसीन निकलता है, क्या बाइल पिगमेंट निकलते हैं, क्या पेनक्रियाटिक पिगमेंट्स निकलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव? कैसीन प्रोटीन निकलता है, या पित्तवर्णक निकलते हैं, या अग्नाशय वर्णक निकलते हैं? जवाब दीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मजा सा आ गया क्वेश्चन देख के, क्या बात है। डॉक्टर तरन ने कहा कैसीन, इसी बात पर गलत जवाब। आंसर है बाइल पिगमेंट्स, पित्तवर्णक के कारण। बेटा बाइल जूस बच्चे में ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से वो उसकी पोटी में आता है और येलो कलर का पिगमेंट देता है। अगर बच्चे की पोटी ग्रीन कलर की हो जाए, किस कलर की हो जाए? ग्रीन कलर की, तो इसका मतलब अग्नाशय वर्णक निकल गया और यह बीमारी होती है। बच्चे की पोटी ग्रीन कलर की नहीं होनी चाहिए। हाँ वो बात अलग है कि शाम को उसको पालक खिलाया है तुमने, तो होगी, ठीक है, लेकिन वैसे नॉर्मली ग्रीन कलर की नहीं होनी चाहिए, अग्नाशय रस नहीं निकलना चाहिए। पित्तवर्णक निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो क्योंकि एक्स्ट्रा बनता है यूटिलाइज नहीं हो पाता है। चलिए, कहता है डेंटल कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर मिनरलाइजेशन ऑफ टीथ एनेमल ड्यू टू द एक्सेसिव इनटेक ऑफ डैश द टीथ ऑफन अपीयर्स मॉटल्ड। बताइए, जवाब दीजिए। एक दंत स्थिति जो डैश के अत्यधिक सेवन करने के कारण दांतों के इनेमल के हाइपर मिनरलाइजेशन की विशेषता है। दांत अक्सर धब्बेदार दिखाई देते हैं। भाई कई लोगों के दांत होते हैं ना जिन पर रस्ट लगा हुआ होता है ना, वो ना वाइट होते हैं ना पीले होते हैं, वो बिल्कुल मतलब हल्के से मतलब येलोइश पीले रंग के धब्बेदार धब्बे पड़े हुए होते हैं, है ना। तो वो किसके कारण है? वो क्या ऐसा ज्यादा ले रहे हैं? सोडियम ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, फ्लोराइड ले रहे हैं, मर्क्यूरी ले रहे हैं? जवाब दीजिए। हिंदुस्तान जानना चाहता है। अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए आज, बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैं ही किताब हूं, न जाने कितनी।
ओ भाई साहब, क्या कह गया मैं ये। निखिल गारसा, अब आया है ये लड़का है, अब आया है तू चोटी मास्टर। चलो सही जवाब आंसर है फ्लोराइड। भाई ये लोग अधिकतर जो है वो एमसीडी का पानी से ही कुल्ला वगैरह कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसमें फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है और आंसर हो जाता है फ्लोराइड। बिल्कुल सही। और ये टूथ डिके करता है। स्पाइसी फूड कपल्ड विद एंजाइटी में लीड्स टू, मसालेदार भोजन चिंता के साथ डैश को जन्म दे सकता है। बेटा आशीष ये मैंने नहीं पढ़ाया। बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन द्वारा ही समझाई जा सकती हैं, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इसीलिए क्लास दे रहा हूं कि जो चीजें आपने क्लास में नहीं करी हैं वो कृपया करके क्वेश्चन के माध्यम से कर लीजिए, ठीक है। चाहे मैं ये भी नहीं कहता हूं कि लाइव ही देखो क्लास, जब मर्जी देखो, लेकिन देखो जरूर, बेनिफिट मिलेगा 110%। एज इट इज क्वेश्चन आएंगे। ये मेरी राधा रानी मेरे पे कृपा करती है, वो लाती है क्वेश्चन से। चलिए हाँ भाई, तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम मसालेदार फूड खा लेते हैं, ठीक है भाई, तो क्या होगा? एंजाइटी सी होने लग जाएगी, मन घबराने लग जाएगा, ठीक है। मे लीड्स टू इनडाइजेशन, ठीक है, अपचन हो जाएगी, ठीक है, या तो दस्त लग जाएंगे या सीने बैठ जाएगा। इनडाइजेशन, एनसीईआरटी 11th, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, इसे कहते हैं। पढ़ा रही है ना तो अब भी है डॉक्टर तरन। वन ऑफ द रीजंस व्हाई सम पीपल कफ आफ्टर ईटिंग अ मील मे बी ड्यू टू द इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ, कुछ लोगों को खाना खाने के बाद खांसने का एक कारण डैश का गलत मूवमेंट हो सकता है। लैरिंक्स, डायफ्राम, नेक और एपिग्लॉटिस। जवाब दीजिए। अरे वाह, संजना भी आ गई। मुझे लग ही रहा था मुझे लग ही रहा था कि संजना क्यों नहीं आई। लगता है मैसेज नहीं किया अभी तक, है वही संजना। चलो ये भी सही है। हाँ क्या बात है, नीट वालों को भी अब एक स्टूडेंट मिला है, लेकिन वेरी गुड, गो फॉर इट। बिल्कुल सही जवाब एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस देखो मैंने आपको बताता है, अभी मैंने फेरिंग्स बनाई थी। फेरिंग्स आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट तो आगे चलकर स्टमक बन जाता है और वो हमारा वो तंत्र चलता है। ये विंड पाइप में डिवाइड होती है। विंड पाइप दो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है और फेफड़ों में विभाजित हो जाती है। अब यहीं पर एक ढक्कन उपस्थित होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। देखो यहां से मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा। जब हम खाना खाते हैं ना, मान लो हमने फूड खाया, तो जैसे ही फूड खाया ना, तो ये विंड पाइप वाला क्लोज हो जाएगा और यहां से भोजन स्टमक में चला जाएगा। लेकिन कई बार हमारा ध्यान भटक जाता है, तो जिसकी वजह से ये बंद नहीं हो पाता और भोजन थोड़ा सा इसमें आ जाता है विंड पाइप में, फिर हमें एकदम से खांसी आती है, हम खांसते हैं, एपिग्लॉटिस खुलता है, ये भोजन वापस से इसमें चला जाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आंसर हो जाता है एपिग्लॉटिस, जिसको घाटी का ढक्कन भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते रे बाबा? घाटी का ढक्कन। चलिए, कहता है डैश इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। डैश एक प्रोटीन की कमी से होने वाला विकार है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अगर तुमने ये नहीं बताया, मैं कैमरे में घुस के मारेगा घुसा। जल्दी से बताइए, डैश इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। चलिए, तो आंसर हो जाता है क्वाशियोरकर। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, और अनीमिया ये तो भाई आपको पता है आयरन की कमी से, विटामिन B9 की कमी से, विटामिन B9 को बीपी लिख दिया, B6 की कमी से, B12 की कमी से, परनीशियस अनीमिया, मैक्रोलिटिक अनीमिया। तो अनीमिया के तो बहुत प्रकार हैं, ठीक है। और ये है आज का आपका आखिरी होमवर्क क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप सभी इस क्लास के बाद ऑफलाइन कमेंट कर कर मुझे इसका आंसर देंगे,
और जो सही जवाब देगा उसके लिए मैं विशेष कमेंट अवश्य करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के, या जब भी इवेंट होगा मैं शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।